हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं इस वीडियो पे बात करने वाली हूँ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को मैंने डायग्राम के माध्यम से रखा है और इसे एक ट्रिकी बनाया है जिससे ये आसानी से तैयार हो, याद हो सके। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं इसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में ये हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका ट्रिक है आधा भक्त रीति पर आधुनिक। चलिए हम बात करते हैं आधा भक्त रीति पर आधुनिक है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझते हैं। आधा से बात होती है हमारा आधा से हमारी बात होती है आदिकाल। आदिकाल का सन है 1050 से 1375 विक्रम संवत। अब हम बात करते हैं भक्त से बात होती है भक्तिकाल की। भक्तिकाल और इसका सन है 1375 से 1700 विक्रम संवत। अब हम बात करते हैं रीति से। रीति का अर्थ है रीतिकाल। रीतिकाल का सन है 1700 से 1900 विक्रम संवत। अब हम बात करते हैं आधुनिक से है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1900 से अब तक। तो देखिए, हमने ये ट्रिक के माध्यम से इतनी आसानी से समझा है। अब हम आगे बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। इसमें हम बात करते हैं आदिकाल का नामकरण कैसे किया गया और किसने उसका क्या नामकरण दिया है। हम बात करते हैं वीरगाथा काल। तो देखिए, वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और इसे ट्रिक के माध्यम से है भगवान राम बहुत वीर थे। भगवान राम यानी राम का अर्थ है रामचंद्र शुक्ल और वीर का अर्थ है वीरगाथा काल। अब हम दूसरा बात करते हैं चारण काल किसने कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और इसका ट्रिक है गाड़ी के गियर यानी ग्रियर्सन। गाड़ी के गियर 4 होते हैं। गियर से ग्रियर्सन और 4 से चारण। अब हम बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल को किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी ट्रिक है आदिकाल से हजारों लोग धरती पर आए। आदि से आदिकाल और हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम बात करते हैं बीजवापन काल की। बीजवापन काल किसने नाम दिया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसकी ट्रिक है जो महान होता है वही सफलता के बीज बोता है, यानी महान से महावीर और सफल बीज से बीजवापन काल। फिर आता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया। राहुल सांस्कृत्यायन ने। अब इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, राहुल यानी बुद्ध के पुत्र ने सिद्धि प्राप्त की। राहुल ने सिद्धि प्राप्त की। राहुल से होता है राहुल सांस्कृत्यायन और सिद्धि से होता है सिद्ध सामंत काल। अब हम आगे बात करते हैं। आई होप आप लोग को ट्रिक के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर बात की है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं रासो साहित्य में। तो देखिए, रासो साहित्य में पहले आते हैं पृथ्वीराज रासो। प्रथम महाकाव्य है। यह प्रथम महाकाव्य। इसके कवि हैं कवि चंद्रबरदाई। इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ाते हैं पृथ्वी के ऊपर चांद चमकता है। पृथ्वी से पृथ्वीराज और चांद से चंद्रबरदाई। अब हम दूसरा बात करते हैं परमाल रासो। यह आल्हा खंड है और इसके कवि कौन है। जगनिक है। तो इसकी ट्रिक क्या है। सारा जग पराए माल पर नजर रखता है। जग से जगनिक और माल से पराए माल से परमाल। अब हम बात करते हैं बीसल देव। इसके कवि हैं नरपति नाल और इसका ट्रिक है जो नरपति होता है उसके पास 20 लोगों की ताकत होती है। नरपति और 20 से बीसल देव। अब हम बात करते हैं खुमान रासो के कवि हैं दलपति विजय। खुमान रासो के कवि दलपति विजय हैं। इसकी ट्रिक है जब किसी दल की विजय होती है तो उन्हें बहुत खुमान होता है। दल यानी दलपति और गुमान यानी खुमान। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ भक्ति काल की बात होती है। भक्ति काल में
ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा गया है और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा गया है। देखिए, निर्गुण काव्य धारा यह भक्ति काल के वेद है। इसमें ईश्वर का निराकार रूप दिखाया गया है। इसमें ईश्वर का निराकार रूप दिखाया गया है। तो और इसके दो भेद हैं। पहला है ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा जिसको संत काव्य कहा गया है। दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा जिसको सूफी काव्य कहा गया है। अब हम बात करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा में प्रमुख कवि। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास, जो इसके प्रतिनिधि कवि हैं रैदास और गुरु नानक। अब इसमें हम बात करते हैं कबीरदास की रचनाओं। कबीरदास की रचनाएं हैं बीजक। कबीरदास की 3 शाखाएं हैं, साखी, सबद, रमैनी, जिसे बीजक नाम कहा गया है। इसे याद रखने की ट्रिक है, इसकी ट्रिक है कबीर ने ज्ञान का बीज बोया। कबीर ने ज्ञान का बीज बोया। अब हम इधर बात करते हैं प्रेमाश्रय शाखा की। यह सूफी काव्य होता है। प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य कहा गया है। इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो प्रतिनिधि कवि हैं कुतुबन और मंझन। अब देखिए, इसमें जायसी की रचना है पद्मावत। जायसी की रचना है मलिक मोहम्मद जायसी, जो अब हम इसमें बात करते हैं प्रेमाश्रय शाखा की। प्रेमाश्रय शाखा में सूफी काव्य प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य भी कहा गया है। इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, इसके प्रतिनिधि कवि हैं कुतुबन और मंझन। जायसी की प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत और अखरावट। पद्मावत को हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कहा गया है और अखरावट और आखिरी कलाम। जायसी की 3 रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसकी ट्रिक है जायसी को पद्मावती से प्रेम था, यह उनकी आखिरी बात थी। जायसी को पद्मावती से प्रेम था, यह उनकी आखिरी बात थी। ये देखिए, यहाँ पर ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय को मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आता है सगुण काव्य धारा। भक्ति काल का दूसरा है सगुण काव्य धारा। इसका अर्थ है ईश्वर का साकार रूप, जिसमें राम और कृष्ण, क्योंकि राम और कृष्ण के साकार रूप हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं, पहला है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास, जिनके प्रतिनिधि कवि हैं, और नाभादास। अब हम बात करते हैं तुलसीदास की रचनाओं। तो तुलसीदास की रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका, जो ब्रज भाषा में है, और कवितावली, दोहावली और गीतावली। अब देखिए, हम इनकी याद रखने की ट्रिक है। राम के भक्त तुलसी ने विनय से कविता और दोहे गाए। ट्रिक क्या है? राम के भक्त तुलसी ने विनय से कविता और दोहे गाए। देखिए, राम से होता है राम भक्त शाखा, ठीक, तुलसी से होता है तुलसीदास, विनय से होता है विनय पत्रिका, और कविता से होता है कवितावली, दोहे से होता है दोहावली। अब हम इधर बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, जो प्रतिनिधि कवि हैं इसके। दूसरी है मीराबाई, तीसरा रिस खान और चौथा है नरोत्तम दास। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सूरदास की रचनाएं। सूरदास की रचनाएं हैं सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ये ब्रजभाषा के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास जो हैं ये ब्रजभाषा के सम्राट माने जाते हैं, मतलब कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी ब्रजभाषा में हैं। इसे याद रखने की ट्रिक है, सूर ने कृष्ण के सागर में साहित्य की लहरें देखी। सूरदास ने कृष्ण के सागर में साहित्य की लहरें देखी। एक ही पंक्ति में इनकी सारी रचनाएं हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं अष्टछाप। अष्टछाप में हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति के 8 कवियों का समूह, ठीक। तो इसमें हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई है। तो इसकी स्थापना हुई है 1565 ईस्वी में, और इसके स्थापना किसने की है? गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा। अब देखिए, इस 8 कवियों को हमें कैसे याद रखना है। तो हम लोग पहले बात करते हैं 4 सिसको।
जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य कौन थे? विट्ठलनाथ के पिता। और ये जो इधर के 4 जो हैं ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले उनके सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास, कृष्णदास। अब हम देखिए इसकी ट्रिक याद करते हैं। सूर ने कुंभ में परमानंद कृष्ण, सूर के कुंभ में परमानंद कृष्ण। तो इसका ट्रिक है सूर के कुंभ में परमानंद कृष्ण, यानी सूर के कुंभ में परमानंद कृष्ण। सूरदास परमानंद से परमानंद से परमानंदास, कुंभ से कुंभनदास और कृष्ण से कृष्णदास। अब हम इधर बात करते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों की। ये विट्ठलनाथ के शिष्य 4 शिष्य थे। पहले थे शीत स्वामी, दूसरा गोविंद स्वामी, तीसरा चतुर्भुज स्वामी और चौथा नंददास। तो देखिए अब हम इसे याद रखने की ट्रिक कैसे करते हैं। छीत और गोविंद के चतुर्भुज रूप का नंद। छीत और गोविंद के चतुर्भुज रूप का नंद। छीत से छीत स्वामी, गोविंद से गोविंद स्वामी, चतुर्भुज से चतुर्भुज दास और नंद से नंद दास। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये वीडियो? ट्रिक के माध्यम से आप लोग को याद हो रहा है कि नहीं? आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चलिए हम आगे अब हम लोग बात करते हैं रीतिकाल। तो रीतिकाल हमने जैसा कि शुरू में पढ़ा है कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? 4 कालों में। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो अब हम इसमें करते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का हम पहले करते हैं नामकरण। तो रीतिकाल का हम यहाँ पर पढ़ते हैं नामकरण। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसकी ट्रिक है, इसे याद करने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? तो भगवान राम ने हमेशा रीति का पालन किया, रघुकुल रीत सदा चली आई। भगवान राम ने हमेशा रीति का पालन किया। भगवान राम से रामचंद्र शुक्ल और रीति से रीतिकाल। अब श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हम इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। पूरे विश्व के लोगों को श्रृंगार करना पसंद है। पूरे विश्व के लोगों को श्रृंगार करना पसंद है। विश्व से विश्वनाथ और श्रृंगार से श्रृंगार काल। अब हम बात करते हैं अलंकृत काल। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है। और इसकी ट्रिक है आभूषण। आभूषण हमेशा मिश्रित धातुओं से बनते हैं। आभूषण हमेशा मिश्रित धातुओं से बनते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रीतिकाल को कला काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल को कला काल नाम डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने दिया है। इसकी ट्रिक है जो अच्छी कला दिखाता है उसी में रस आता है। जो अच्छी कला दिखाता है उसी में रस आता है। तो इसमें कला का मतलब है कलाकाल और रस का रसाल, यानी रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो आई होप मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ट्रिक के माध्यम से अच्छा समझ में आए। तो अब हम फिर अब देखिए हम बात करते हैं रीतिकाल के कवि। रीतिकाल के कवि इसमें दिए गए हैं। रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। रीतिबद्ध कवि का तात्पर्य है काव्य के नियमों यानी रीति से बंधकर कविता करना। और रीतिमुक्त का अर्थ होता है जो रीति यानी काव्य के नियमों रीति से एकदम मुक्त होकर कार्य। तो अब देखिए हम बात करते हैं रीतिकाल के कवि। रीति सिद्ध कवि कौन कौन से थे? रीति सिद्ध कवि थे केशवदास, देव और चिंतामणि और मथिराम। तो देखिए इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है केशव को चिंता है कि देव की मति नियमों से बंधी है। केशव को चिंता है कि देव की मति नियमों से बंधी है। अब हम बात करते हैं रीतिमुक्त काव्य की, रीतिमुक्त कवियों की। तो इसमें ये शायद टाइप नहीं हो पाया है। तो इसके कवि हैं आलम हो गए, आलम, बोधा, ये सब रीति मुक्त कवि हैं। अब हम बात करते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों में आते हैं बिहारी। रीति सिद्ध कवियों में आते हैं बिहारी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अच्छे से, सॉरी।
गाइस, अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में परेशानी हो रही, मेरी छोटी सी गलती को माफ़ करना। तो हम यहाँ पर इसकी ट्रिक समझते हैं। बिहारी ने अपनी सतसई से सिद्धि प्राप्त की। सिद्ध कवि यानी बिहारी, सिद्ध कवि हैं बिहारी, और इसकी ट्रिक है बिहारी ने अपनी सतसई से सिद्धि प्राप्त की। अब हम आगे बात, तो देखिए जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बात किया था रीतिमुक्त कवि, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है, रीतिमुक्त कवि इसमें है नियमों की परवाह नहीं की, यानी मुक्त होकर अपने मन और प्रेम की कविताएं लिखी। रीतिमुक्त कवि वो होते हैं जिन्होंने अपने मन और प्रेम में कविताएं लिखी हैं। उन्होंने ना किसी की परवाह की है और ना किसी रीति में बंधकर कविता की है। इसके कवि हैं घनानंद, बोधा और ठाकुर और आलम। तो देखिए घनानंद रीति के सबसे बड़ी कवि घनानंद, इनकी प्रेम का सुजान, और आप आगे पढ़ेंगे भी। अगर आपको डिटेल से पढ़ना होगा तो मेरे पास डिटेल्स नोट्स भी हैं, मेरे पास डिटेल नोट्स भी हैं, हैंड रिटन नोट्स। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उनमें भी वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये हैं रीतिमुक्त काव्य। इसकी ट्रिक है बादल घन, बादल यानी घन मुक्त होकर बरसते हैं, उन्हें दुनिया का कोई बोध या आलम नहीं होता है। अब बात करते हैं हम रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध, जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी। इस शाखा के एकमात्र सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी। सतसई इनकी रचना है। इन्होंने लगभग 719 दोहे लिखे हैं। गागर में सागर भरने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने सिर्फ एक ही रचना की है, बिहारी सतसई। तो इसकी ट्रिक है बिहारी बाबू हर काम में सिद्ध होते हैं। बिहारी बाबू हर काम में सिद्ध होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से 1900 है। इसे देखिए हम इसके अलग अलग भाग पार्ट दिए गए हैं, डायग्राम के माध्यम से मैंने समझाया है। तो देखिए आधुनिक काल को बांटा गया है भारतेंदु युग, और इसका समय है 1850 से 1900 ईस्वी। दूसरा है द्विवेदी युग, इसका है 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा है छायावाद 1918 से 1936। ये सबसे महत्वपूर्ण, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर है प्रगतिवादी 1936 से 1943। उसके बाद है प्रयोगवाद है 1943 से 1953। उसके बाद है नई कविता है 1953 से अब तक। तो देखिए हमने आधुनिक काल 1850, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अब हम आगे बात करते भारतेंदु युग। भारतेंदु युग नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। तो भारतेंदु युग का समय है 1850 से 1900 ईस्वी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। और भारतेंदु जी को हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो अब देखिए हम बात करते हैं भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में। सबसे प्रमुख कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो भी मैंने बताया भारतेंदु युग इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो प्रमुख कवि इनके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इनकी रचनाएं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी जो इनका नाटक है, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर। इसकी ट्रिक है भारत की दुर्दशा देखकर अंधेर नगरी में भी प्रेम का सरोवर बहने लगा। भारत की दुर्दशा देखकर अंधेर नगरी में भी प्रेम का सरोवर बहने लगा। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो नोट में दिया हुआ है कि अंधेर नगरी बहुत प्रसिद्ध है। अंधेर नगरी इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब हम दूसरा बात करते हैं, दूसरे प्रमुख कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, इनकी रचना है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण पत्रिका है, इन्होंने ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किया है। इसकी ट्रिक है प्रताप हमेशा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मिलता है। प्रताप से प्रताप नारायण, ब्राह्मण से ब्राह्मण पत्रिका। अब हम बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु युग के हैं, और इनकी रचना है हिंदी प्रदीप। ये भी इनकी पत्रिका है, हिंदी प्रदीप भी बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। इसकी ट्रिक है बालक ने हिंदी का दीप जलाया,
बालक ने हिंदी का दीप जलाए, बालक से बाल कृष्ण और हिंदी का दीप से प्रदीप। अब आगे बात करते हैं द्विवेदी युग की। द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा, जो खड़ी बोली हिंदी के विकास का युग है। मतलब खड़ी बोली का विकास यही द्विवेदी युग से ही स्टार्ट हुआ है और द्विवेदी युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही रखा गया है। तो इसमें देखिए हम बात करते हैं, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। 1903 में महावीर प्रसाद इसके संपादक बने। यह यूपीएसआई का फेवरेट प्रश्न है, मतलब कि यह यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आ चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसका संपादक किया, यह सन क्या है। तो देखिए 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। अब इसके प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, और यह प्रिय प्रवास जो है ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो जैसे इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो आप लिखेंगे प्रिय प्रवास। और ये भी आता है ये किसकी रचना है, तो ये होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो इसकी ट्रिक है, हरि भगवान के लिए अयोध्या वासियों का प्रवास प्रिय था। हरि के लिए अयोध्या वासियों का प्रवास प्रिय था। तो हरि से हरिऔध और प्रिय से या प्रवास से प्रिय प्रवास। अब देखिए हम इधर बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि माने जाते हैं और गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? इन्हें गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएं हैं साकेत, ये भी एक महाकाव्य है, भारत भारती और यशोधरा। तो इनका जो साकेत महाकाव्य है ये भी बहुत फेमस है और इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साकेत से, भारत भारती से, यशोधरा से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो अब देखिए ट्रिक के माध्यम से मैं इसे समझाती हूँ। मैथिली में भारत की भारती साकेत तक गूंजी। मैथिली में भारत की भारती साकेत तक, मैथिली से मैथिली शरण गुप्त, भारत से भारत भारती, साकेत से साकेत, ठीक। और देखिए इसमें नोट करके भी मैंने लिखा है, भारत भारती पुस्तक से ही देश में राष्ट्र प्रेम की भावना जन्मी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि देश प्रेम की भावना का विकास कहाँ से हुआ और या इसके लेखक कौन, तो आप इसे भारत भारती से ही राष्ट्र प्रेम की भावना जगी थी। अब कवि आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना हिम तरंगड़ी, पुष्प की अभिलाषा कविता। पुष्प की अभिलाषा कविता है, चाह नहीं मैं सुर वालों, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं पहले। और देखिए इनका नोट, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और हिम तरंगड़ी के लिए इन्हें पहला साहित्य अकादमिक पुरस्कार 1955 में मिला था। तो इन्हें भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात होती है छायावाद की और आई होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं आप लोग को समझा पाऊँ और ऐसा डायग्राम भी मैंने बनाया है कि आप लोग इसे अगर नोट्स पे अपना लिखना चाहें तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं छायावाद की। देखिए छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, आपने पहले भी ये पढ़ चुका होगा। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, कौन? प्रसाद, पंत, निराला और देवी, यानी देवी से महादेवी वर्मा। तो हम देखिए पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक ब्रह्मभाई बोला जाता है। कि छायावाद के जनक कौन है? जैसे इसमें से बहुत से प्रश्न बनते हैं, छायावाद का जनक कौन है, तो आप वहाँ लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। अब देखिए छायावाद में जयशंकर प्रसाद का सबसे मेन, इन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, छायावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक। इनकी जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है और ये एसआई में कई बार पूछा गया है। और देखिए इनके नाटक हैं
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौम्य, ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं। ये सब ऐतिहासिक नाटक हैं इनके। और देखिए हम जैसे आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, इसके हमने ट्रिक के माध्यम से समझा है। जय शंकर के आंसू लहर बनकर झरने से गिरे और कामायनी भीग गई। जयशंकर के आंसू लहर बनकर झरने से गिरे और कामायनी भीग गई। जयशंकर से जयशंकर प्रसाद, आंसू से आंसू, लहर से लहर, झरने से झरना और कामायनी से कामायनी, जो इनका महत्वपूर्ण रचना है और एक महाकाव्य है। अब यहाँ पर वही ट्रिक दी गई है। अब हम बात करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं ऐसे ही हर टॉपिक्स पे वीडियो आपके लिए लाऊं ट्रिक के माध्यम से, इसलिए मुझे सपोर्ट कीजिए। तो हम आगे अब बात करते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को छायावाद के महेश या रुद्र कहा गया है। यह स्वभाव से विद्रोही और क्रांतिकारी कवि माने गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश या रुद्र हैं, स्वभाव से क्रांतिकारी, विद्रोही या क्रांतिकारी कवि। इनका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह मुक्त छंद के प्रवर्तक है। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1916 में। जूही की कली एक मुक्तक छंद में आती है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन बने हैं। जूही की कली किसकी रचना है या मुक्त छंद में कौन सी कविता लिखी गई, तो इस हाथ में आप जूही की कली डालेंगे। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता इनका व्यंग है। राम की शक्ति पूजा। अन्य रचनाएं गद्य रचनाएं हैं। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, कहानी संग्रह लिली और सखी। इसकी ट्रिक है, अनामिका ने परिमल की गीतिका गाई तो कुकुरमुत्ता पर बैठे राम की शक्ति पूजा सफल हुई। आप लोग को मेरी ट्रिक सुनकर हंसी भी आ रही होगी, लेकिन जल्दी याद, क्योंकि सारी रचनाएं याद नहीं रहती हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद कर। अनामिका ने परिमल की गीतिका गाई तो कुकुरमुत्ता पर बैठे राम शक्ति की पूजा सफल हुई। अब आगे बात करते हैं। तीसरे आते हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है या इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। इनके सुमित्रानंदन पंत के बारे में है प्रकृति प्रेम। इन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसीलिए इनकी कविताओं में पहाड़, बादल, झरनों का वर्णन मिलता है। और देखिए इनकी रचनाएं हैं पल्लव। इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इनकी रचना है गुंजन, ग्रंथि, वीणा। और तो इसकी ट्रिक देखिए, पंत जी ने पल्लव में बैठकर वीणा बजाई तो उन्हें चिदंबरा पुरस्कार मिला। पंत जी ने पल्लव में बैठकर वीणा बजाई तो उन्हें चिदंबरा पुरस्कार मिला। और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, इनकी चिदंबरा के लिए हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में इन्हें मिला था। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का सुमित्रानंदन पंत को मिला था चिदंबरा के लिए 1968 में। अब आगे बात करते हैं महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा को छायावाद की मीरा, आधुनिक मीरा या शक्ति कहा गया है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। इनका वर्णन, इनके कविताओं में दर्द और विरह रहता है। इन्हें आधुनिक की मीरा भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्या, सांध्य गीत, दीपशिखा। और इधर हम बात करते हैं इनके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य में यामा। यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जो कि 1982 में मिला है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में आया भी है कि यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आप लिखेंगे महादेवी वर्मा को। इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक है देखिए, महादेवी ने निहार कर रश्मि और नीरजा को यामा की कहानी सुनाई। महादेवी ने निहार कर रश्मि और नीरजा को यामा की कहानी सुनाई। अब देखिए महादेवी वर्मा के रेखा चित्र कुछ दिए गए हैं यहाँ। गिल्लू में गिलहरी की कहानी है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो सबसे मैं आपको बोलूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसे आप याद रखिएगा। और खैर इनकी सारी रचनाएं
सारे क्वेश्चन छायावाद से आते हैं और छायावाद की जो 4 स्तंभ मैंने आपको बताए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो अब आगे बात करते हैं। तो देखिए हमने अभी तक बात की छायावाद के 4 स्तंभ की। अब इसके बाद शुरू होता है प्रगतिवाद। तो अब प्रगतिवाद के लिए हम नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे और आप लोग को अगर ये ट्रिक और अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। और छायावाद के आगे प्रगतिवाद को देखने के लिए आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।